हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। इससे पहले हमने तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की ऑलरेडी बात कर ली थी। तीन कौन कौन सी थी हमारे पास? कौन कौन सी थी? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी आती है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। सबकी कहानी एक थी, सबके अंदर क्या था कि अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ओवरऑल वेपर प्रेशर रिड्यूस कर जाता है। अब उस वेपर प्रेशर के रिड्यूस होने से क्या क्या असर हो रहा था उन तीन चीजों पे, उसके बारे में हमने बात करी। एंड बीइंग अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उन सबका एक नेचर था दैट दे ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इसलिए वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की रेंज में लाई कर रहे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आ रहे थे। एक और ध्यान रखना, जब हमने बात करी है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिंपल लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट। Simple vapor pressure is not a colligative property. Moreover, जब हमने बात करी elevation in boiling point, तो simple boiling point is not a colligative property. Elevation in boiling point और depression in freezing point, सिर्फ ये elevation और depression है जो colligative properties है। Done है? अब आता है osmosis और osmotic pressure। सुना हुआ ये वर्ड, छोटी क्लासेस में सुना हुआ है, और जो बायो वाले स्टूडेंट उन्होंने बहुत अच्छे से ही सुना हुआ है। ऑस्मोसिस है क्या? ऑस्मोसिस बेसिकली हमारे पास एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर हम एक सॉल्वेंट का फ्लो ऑब्जर्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं इसमें? द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जब हम ऑस्मोसिस के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑस्मोसिस में बेसिकली फिनोमिना क्या है कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसके थ्रू प्योर सॉल्वेंट निकलकर सॉल्यूशन में जाके मिक्स होगा। यहां एक चीज पे ध्यान देना, हम किसके बारे में बात करें बच्चे? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूट का यहां कोई लेना देना नहीं है, हम किसकी मूवमेंट की बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट की। अगर मान लो यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर प्योर सॉल्वेंट है और यहां पे दूसरी साइड ये क्या है? यहां पे सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में क्या है? जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीजें हैं, यही होता है। सॉल्यूशन में क्या होता है? जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीजें हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, यहां कोई सॉल्यूट नहीं है, यहां सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। और जो ये बीच में लाइन ड्रॉ करिए, ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये यहां से निकल के सॉल्यूशन के अंदर ऐड होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? ये जो प्योर सॉल्वेंट है वो यहां से मूव करके सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एंड दिस फिनोमिना ऑफ शिफ्टिंग और दिस फिनोमिना बाय विच प्योर सॉल्वेंट गेट ट्रांसफर्ड टू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये एक बहुत नेचुरल फिनोमेना, बहुत सारी जगह पे होता है, काफी सारी चीजों में होता है। इसके लिए सबसे पहले ऑस्मोसिस कैन आल्सो टेक प्लेस बिटवीन द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के बीच में ही होगा। हो सकता है कि अगर यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट ना होके एक और सॉल्यूशन होता जिसके अंदर थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज हैं, थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज हैं, तो भी इधर से सॉल्वेंट निकलकर सिर्फ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ इसके हिस्से का सॉल्वेंट निकलकर उधर जाता रहेगा जब तक इन दोनों की कंसेंट्रेशन सेम ना हो जाती। समझ में आई है बात? ये नॉर्मल जिस तरीके से चीजें होती हैं, जैसे हीट ट्रांसफर होती है कि जब तक दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम नहीं है तब तक हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर क्या होता रहेगा? हीट का ट्रांसफर होता था। यहां पे जब तक अगर जो दो सॉल्यूशंस हैं और उनके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जब तक दोनों की कंसेंट्रेशन सेम नहीं होती तब तक सॉल्वेंट का ट्रांसफर चलता रहता है। अब सॉल्वेंट के ट्रांसफर के टाइम पे एक वर्ड है अब हमारे पास, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहां समझना, लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन that is low solute concentration to more concentrated solution that is higher concentration of solute through a semi permeable membrane। मतलब कहां से कहां मूव कर रहा है? कहां से मूव कर रहा है बच्चे? जहां पर लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ। अगर मैं इसे हीट की तरह तुम्हें एग्जांपल देके समझा रहा हूं, हीट कहां से कहां जाती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यहां कहां से कहां जा रही हैं चीजें? यहां मूवमेंट किसकी हो रही है? क्या सॉल्यूट की हो रही है?
नहीं, मूवमेंट सिर्फ किसकी होगी? सॉल्वेंट की। अब सॉल्वेंट का मतलब, अगर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्स होता है तो जितना सॉल्यूट ज्यादा होता है उतना सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन हाई होती है। ये पता है? कंसेंट्रेशन बेसिकली क्या होती है बच्चा? जितना सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जितना ज्यादा होता जाएगा सॉल्यूट का कंटेंट, उतनी कंसेंट्रेशन हाई होती जाएगी। लेकिन हमारा मूवमेंट तो किसका करवाना है? सॉल्वेंट का। जितना सॉल्वेंट ज्यादा होगा उतना उसका ट्रांसफर आसान होगा। इसका मतलब अगर हमारे पास लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है, लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? जहां पर हमारे पास सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। अगर सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा है तो क्या होगा? जब सॉल्वेंट ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा वाले से जहां सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम हो उसकी तरफ सॉल्वेंट ट्रांसफर होगा कि नहीं? समझ में आ रही है बात? अगर मैंने एक तरफ बहुत ज्यादा, मतलब मान लेते हैं 1 लीटर पानी लिया जिसके अंदर चीनी बहुत ज्यादा डाल दी, 1 लीटर पानी लिया जिसके अंदर चीनी थोड़ी सी कम डाली, दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दिया हमने। ठीक है, दोनों को मिक्स करने के लिए बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखिए, मतलब एक बॉर्डर बना दी और दोनों को यहां छोड़ दिया। तो क्या होगा? यहां वाले में चीनी कम थी, यहां वाले में चीनी ज्यादा थी। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। हाई लोअर कंसेंट्रेशन, इसके अंदर क्या है? लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर। ओवरऑल सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम, क्योंकि कंसेंट्रेशन हम सॉल्यूट के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन सॉल्वेंट ज्यादा है, यहां वाटर ज्यादा था, तो वाटर का ट्रांसफर हो जाएगा इधर से उधर। समझ में आइए? तो इसीलिए हमेशा जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है? लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ। किसी को परेशानी इसमें? मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ट्रांसफर कैसे होगा? अगर हम मेम्ब्रेन नहीं रखेंगे तो सॉल्यूशन मिक्स होंगे, दो सेपरेट नहीं रख पाएंगे उन्हें। कुछ भी अगर हम बॉर्डर रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लेटेस्ट अज्यूम कुछ भी बॉर्डर होता है, क्या मैं अगर बीच में प्लास्टिक, ग्लास, वुड रख देता हूं, क्या उसके थ्रू ट्रांसफर हो पाता? नहीं हो पाता। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो जाने देगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, अब मैं उसके बीच में लगा देता हूं, कपड़ा रख देता हूं। अब हो सकता है कपड़े के बीच में जो पोर्स हैं, वो पोर्स का साइज इतना बड़ा है कि वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को इधर उधर भेज रहा है। सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसा है जो सॉल्यूट के पार्टिकल साइज को ब्लॉक करेगा और सिर्फ सॉल्वेंट को अपने थ्रू पास होने देगा। एग्जैक्टली कैसे होते हैं ये? जैसा हमारे पास कभी प्याज खाया, प्याज के ऊपर एक पतली सी पील उतरती है कई बारी, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और कहाँ होता है? जो सेल होते हैं बॉडी के अंदर, सेल है, स्किन होती है काफियों की, अपनी तो नहीं, मतलब शायद अपनी बॉडी सेल्स में जो सेल होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ही बना हुआ है। और कहाँ है? किशमिश है, अंडा है। इसके कहां से मैं ये एग्जांपल्स लेके आ रहा हूं? क्योंकि ये डे टू डे लाइफ के अंदर हम इनको डिस्कस करते हैं। किस तरीके से? अगर मैं पहले इस वाले एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, फिर मैं लेके आता हूं। अगर मैं शुगर सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर रख रहा हूं, मतलब एक पैकेट ही हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला रखा हुआ, उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन रखा हुआ है जिसको मैंने प्योर वाटर में रख दिया है, तो क्या होगा? प्योर वाटर यहां से शुगर सॉल्यूशन के अंदर आता रहेगा, एंड दिस इज ऑस्मोसिस। और जिसकी वजह से इसका लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब इसके अंदर प्योर वाटर एड ऑन होता जा रहा है। किसी को दिक्कत है इसमें? सिंपल फिनोमेना है। इसके लिए लिक्विड स्टेट ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर गैसियस स्टेट होगी तो डिफ्यूजन हो जाएगा। समझ रहे हो? उसमें एक, और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? डिफ्यूजन में दोनों तरफ से गैसेस आके मिक्स हो जाती हैं, है ना, और गैसेस का अगर पार्टिकल साइज छोटा है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर सकती हैं, चांसेस है। क्रॉस करेंगे तो फिर तो सभी कुछ क्रॉस करेगा। हम ये जो बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस, ये स्पेसिफिकली सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए ही रहता है। ठीक बात है? अब यहां जो मैं अभी बोल रहा था कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, पहला ऑस्मोसिस क्या है बच्चा? ऑस्मोसिस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक प्लेस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली। ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही चाहिए। डिफ्यूजन, नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नीडेड फॉर डिफ्यूजन। दो गैसेस खुले में छोड़ दो, आपस में मिक्स हो जाएंगी, है ना। ऑस्मोसिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। डिफ्यूजन, बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन मूव। इन ऑस्मोसिस, molecules of solvent move from region of lower concentration of solution to higher concentration. In diffusion, the molecule move from region of higher concentration into the region of lower concentration.
Osmosis is limited to solutions only. Diffusion is common in gas as well as in liquid. देन ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्यूशंस में, लिक्विड सॉल्यूशंस में है मेनली, और ये क्या होगा, ये हमारे पास गैसेस और लिक्विड सॉल्यूशन दोनों के अंदर हो सकता है। डिफ्यूजन है, किसी को परेशानी, ठीक है। ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड बाय और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द साइड ऑफ हायर कंसंट्रेशन। इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का जब टॉपिक आएगा। डिफ्यूजन को हम स्टॉप या रिवर्स नहीं कर सकते, डिफ्यूजन हो रहा है तो हो रहा है, उसको हम रिवर्स कभी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का एक समझ में आ गया बच्चा। अब हमारे पास है कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स बताता हूँ। पहला देखो, पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट्स और सॉल्टी फूड। ये हमने खुद भी अगर कभी ध्यान से याद करो, एक्सपीरियंस किया हो, जब बहुत ज़्यादा कुछ हम फास्ट फूड खाते हैं तो उसकी वजह से ना हमें प्यास ज़्यादा लगनी शुरू होती है। पता है, ये कभी नोटिस करना, जब फास्ट फूड हम ज़्यादा खाते हैं तो उसके बाद प्यास ज़्यादा लगती है। हम कहते हैं फ्राइड ज़्यादा खा लिया था, नमक वाला ज़्यादा खा लिया था, मसालेदार ज़्यादा खा लिया था, इस वजह से प्यास, गला सूख रहा है और प्यास ज़्यादा लगती है। अब जब प्यास लग रही है उससे हो क्या रहा है, पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यूज। अब प्यास ज़्यादा लग रही है, हम पानी भी पी रहे हैं, वाटर रिटेंशन हो रही है टिश्यूज के अंदर, उससे क्या होता है, सेल एंड इंटर सेलुलर स्पेस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। जो बॉडी टिश्यूज हैं उसके बीच में हुआ क्या, अब हमने नमक ज़्यादा कंज्यूम किया, इस चीज़ को समझना। जब नमक ज़्यादा कंज्यूम किया, नमक गया कहाँ, एब्जॉर्ब हुआ हमारे टिश्यूज के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर। अब जो सेल है उसके अंदर अगर हमने बहुत ज़्यादा, मान लो सेल कुछ बना देते हैं ऐसे, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, ये प्योर सॉल्वेंट था पहले, लेट अस अज्यूम इसके अंदर वाटर था, बीच बीच में थोड़ा बहुत सॉल्ट भी हो गई, लेकिन अब क्या हो गया है, वो सॉल्ट ज़्यादा है। अब ये रेड वाला क्या है, ये सॉल्ट ज़्यादा हो गया क्योंकि सॉल्टी फूड खाया हमने, ऊपर से हम पानी भी पी ही रहे हैं, हम पानी भी पी रहे हैं लगातार। तो अब क्या होगा, अब ये जो प्योर सॉल्वेंट है जो बाहर है, जो अदरवाइज हमारी बॉडी इनटेक कर ही रही है, था हमारी बॉडी में, वो यहाँ से यहाँ ऑस्मोसिस के थ्रू शिफ्ट हो जाएगा, और ऑस्मोसिस के थ्रू शिफ्ट होने की वजह से इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाकर ये जो सेल वॉल है, ये सेल है बेसिकली, ये टिश्यूज हैं, ये थोड़े से स्वेल्ड अप हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि अंदर वॉल्यूम बढ़ती जा रही है और वहाँ वाटर रिटेन कर गया है, वाटर रुक गया अंदर जाके। तो उस फिनोमिना को, पफिनेस और स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज और सेल्स इज नोन एज एडिमा। समझ में आई है? तो ये हमें प्रॉब्लम होती है उसमें। एक रॉ मैंगो placed in concentrated salt solution loses water via osmosis and shriveled into pickle। पता है अचार कैसे बनता है? कभी नोटिस किया हो, जिस दिन पहले दिन अचार डलता है ना, उस दिन क्या होता है, उस दिन मोटा मोटा सा होता है वो, और जितना पुराना होता जाएगा, आम के अचार की स्पेशली बात कर रहे हैं, जितना पुराना होता जाएगा वो सिकुड़ता जाएगा। देखे, अब वो सिकुड़ क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली जो आम है, आम का अचार की हम जब बात करें, उसको काट के हमने डाला, क्या है वहां पे, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब हमने उसको डाला कहाँ है, बहुत सारे मसाला, बहुत सारा सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। अब सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाला, जो अचार है, मान लेते हैं वो पिकल इस टाइप से कोई शेप में काटा था हमने, इसके अंदर वाटर कंटेंट था बहुत सारा, है ना, और साथ में उसके अपने जो भी चीजें थी, है ना, जो जो उसके अंदर और था, तो वो सॉल्यूशन बना रहा था। डन। अभी इसकी कंसेंट्रेशन ठीक ठाक थी, लेकिन जब मैंने इसको इससे भी ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में डाल दिया, अब मैंने कहां डाल दिया, हाई कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में, जहां इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा ही थी बाहर, है ना, बहुत सॉल्ट वाला, तो अंदर प्योर, कंपैरेटिवली अंदर प्योरिटी ज्यादा है, कंसेंट्रेशन लो है, बाहर कंसेंट्रेशन हाई है, तो ऑस्मोसिस अंदर से बाहर की तरफ आएगा, तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जो आम हमने काट के डाला था, जो मैंगोस काट के डाले हुए, वो पानी छोड़ना शुरू करते हैं, हम क्या कहते हैं, पानी छोड़ जाता है। कई बार तुमने फ्रूट्स के अंदर अगर नोटिस किया हो, फ्रूट्स के ऊपर जब हम नमक डाल देते हैं, सैलेड के अंदर कभी नोटिस किया हो, घर वालों से पूछना कि अगर जो कभी मेहमान आते हैं तो उनके लिए अगर सैलेड काटते हैं तो पहले नमक नहीं डाल के छोड़ते जाता है। अगर पहले नमक डाल के छोड़ दो, या तुमने कभी डाल के देखा हो फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट चाट बनवाते नीचे इतना पानी इकट्ठा कहाँ से होता है, अगर नमक नहीं डालोगे तो वो इतना पानी नहीं इकट्ठा होगा, नमक डालने से वो पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो सरफेस पे आना और हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर जाता है।
समझ में आई ये बात? चलो, अब इसके बाद आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? पहली बात, सिंपल अगर भाषा में समझे भाई, यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर प्योर सॉल्वेंट है, ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू निकल निकल कर इस दूसरे सॉल्यूशन में आ रहा है। तो जब कोई चीज उधर से इस दूसरे सॉल्यूशन में आ रही होगी तो कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। मैं नहीं चाहता वो चीज आए, तो मुझे उस प्रेशर के अगेंस्ट कोई प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जितना मुझे प्रेशर लगाना पड़े कि ऑस्मोसिस के थ्रू आने वाला सॉल्वेंट रुक जाए, या मैं ये कहूं कि ऑस्मोसिस रुक जाए, उसको क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको इस डायग्राम से समझना, फिर उसके बाद में उसको बुकिश लैंग्वेज में बताता हूं। यहां जो हमारे पास डायग्राम है, ये क्या बचा? प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है? सॉल्यूशन। अब हमें क्या पता है? प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में आएगा, बीच में क्या लगा दिया? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया। तो यहां से प्योर सॉल्वेंट इधर को आ रहा होगा। अब ऊपर क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि दोनों तरफ बराबर ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो यहां से अब ये क्या है? ये मैंने पिस्टन रखे हुए हैं। अगर अब यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों तरफ से सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए। बट ड्यू टू ऑस्मोसिस, प्योर सॉल्वेंट एसपीएम के थ्रू होते हुए इधर सॉल्यूशन में ऐड होना शुरू होगा। तो धीरे धीरे यहां पे वॉल्यूम बढ़नी शुरू होगी। तो ये जो पिस्टन है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा। अब अगर ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है और मुझे वो शिफ्ट नहीं होने देना, तो मुझे जो नीचे से लगने वाला प्रेशर उसके बराबर एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के रखना पड़ेगा कि नहीं? एंड दैट सर्टेन एक्स्ट्रा प्रेशर इज ड्यू टू ऑस्मोसिस, है ना? ऑस्मोसिस के कारण ही वो एक्स्ट्रा प्रेशर, और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? पाई से। और पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया? ठीक है, तो हमारे पास है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ प्योर सॉल्वेंट is a measure of osmotic pressure. Pi is the pressure required to stop osmosis. Osmotic pressure is defined as extra pressure which must be applied to a solution to prevent the passage of solvent into it through a semi-permeable membrane. मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़े उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी को दिक्कत बचा इसमें? समझ में आई ये बात? हाँ जी बच्चा, सबको क्लियर है ये वाला? तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये भी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रही है। जिस साइड सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा उसमें प्योर सॉल्वेंट आके ऐड होता रहेगा, है ना? जिस साइड सॉल्यूट ज्यादा होगा उस साइड आके प्योर सॉल्वेंट ऐड होता रहेगा। तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट, दैट इज कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है सिर्फ। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एंड C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई, और वी कैन से पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब क्या है? ऑस्मोसिस कितना ज्यादा होगा? जितना कंसेंट्रेशन में डिफरेंस होगा, है ना? अगर यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट, अगर मैं प्योर सॉल्वेंट के बीच में कोई हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन रख देता हूं तो बहुत तेजी से ऑस्मोसिस होगा, है ना? तो जितना हमारे पास कंसेंट्रेशन में डिफरेंस होगा या जितनी हाई कंसेंट्रेशन होगी किसी सॉल्यूशन की, उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा उसके अंदर। दैट मींस ऑस्मोसिस ज्यादा होगा, और जितना ऑस्मोसिस ज्यादा होगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसीलिए यहां हमने लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। क्लियर है ये? एंड C इज मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और मोलैरिटी। ध्यान रखना ये क्या है? C is मोलर कंसेंट्रेशन और मोलैरिटी। डन है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाए R which is gas constant and T is temperature। हाँ जी बताओ बच्चा। is defined as extra pressure which must be applied to the solution। क्या है? It is defined as the extra pressure which must be applied to a solution to prevent the passage of solvent into it through a semi-permeable membrane is known as osmotic pressure। किसी को दिक्कत बच्चा इसमें? ठीक है, ये लो, ये डायग्राम है हमारे पास, ये लिखो फटाफट। यहां तक समझ में आ गया बच्चे सबको? पाई इज इक्वल टू CRT। फॉर्मूला डन है। C हमारे पास कंसेंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। अब हम बात करें बच्चा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसा हम हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ कर रहे हैं, सेम यहाँ पे पाई इज इक्वल टू CRT में क्या रहेगा?
सी क्या होता है बच्चा? अगर मैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी लिख रहा हूं तो सी क्या होता है? सी क्या होता है बच्चा? मोलैरिटी। मोलैरिटी या कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आर इनटू टी। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम टाइम्स आर टी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रीअरेंज करो, एमबी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं है? समझ में आई बात? समझ में आई है कि यहां से सिर्फ एमबी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही तो लिखा है। तो ये मेरे पास मोलर मास आ गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट टाइम्स गैस कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारे पास मोलर मास इससे निकल जाएगा। डन है? वॉल्यूम सॉल्यूशन की, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ जी, या सॉल्यूट का ही मोलर मास निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट का हम कभी कुछ नहीं निकाल रहे। पूरे के पूरे जितने भी हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करी है, हर बार हम मोलर मास किसका निकाल रहे हैं? सॉल्यूट। चलो भाई, अब आता है बच्चे हेमोलिसिस। ये क्या है? ये हमारे पास है, देखना बच्चा, पढ़ो इसको साथ के साथ में। हमारे पास है, इफ cell comes in contact with water or some dilute solution whose osmotic pressure is less than that of cell। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? एक ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आया है सेल जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेल से थोड़ा कम है। अगर सेल से ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, देन देयर विल बी टेंडेंसी ऑफ वाटर टू एंटर इनटू द सेल, है ना? फिर क्या रहेगा? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जिस साइड कम है तो क्या रहेगा? वहां से होता हुआ जो सॉल्वेंट है वो सेल के अंदर आ जाएगा, और सेल के अंदर अगर आएगा थ्रू द सेल वॉल, दिस कॉजेज स्वेलिंग और रप्चर ऑफ द सेल। अ प्रोसेस इज नोन एज हेमोलिसिस। ठीक है? सेम वो एडिमा में भी यही हुआ था कुछ, जब हम सॉल्टी फूड खा रहे थे, तो सेम वैसा ही प्रोसेस है यहाँ पे। इस वर्ड को स्पेसिफिकली हम क्या कहते हैं? हेमोलिसिस। फिर आता है प्लाज्मोलिसिस। ये प्लाज्मोलिसिस क्या रहेगा? इफ सेल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर then that of the cell present, thus water from the cell go out resulting shrinking of cell, जैसा हमने पिकल वाला एग्जांपल किया था। ठीक है? तो उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है? से जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा क्योंकि उसका सॉल्वेंट बाहर निकल गया, एंड दिस श्रिंकिंग इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। क्लियर है ये? डन है बच्चा? अब इसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का, आइसो का मतलब समझ में आता है? आइसो का मतलब सेम, टॉनिक का मतलब यहाँ पे किसके रिलेटेड बात करें? ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। तो अगर दो सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हैड गिवन टेम्परेचर, वी कॉल देम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर ऐसे दो सॉल्यूशन है जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उनके बीच में ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, है ना? क्योंकि दोनों तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो किसी तरीके का सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा। फिर आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या होते हैं बच्चा? सॉल्यूशंस हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन से ज्यादा, सॉल्यूशंस हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो हाइपरटोनिक है। अगर किसी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में एक दूसरे सॉल्यूशन का कम है तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद हमारे पास, हाँ जी, एक और था, वो जो वर्ड तुम बात कर रहे थे टाइप ऑफ ऑस्मोटिक में, क्या नाम बोला था बच्चा तुमने? एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। वो वर्ड तुम ना यहाँ पे ऐड कर लो। जैसे एंडोस्मोसिस में क्या होता है हमारे पास, एक्सोस्मोसिस में क्या होगा? एंडोस्मोसिस के अंदर जो सॉल्वेंट है वो अंदर की तरफ आता है, ऐसे ही रहता है। स्वेलिंग वाला जो केस है हमारे पास वही रहेगा। एक्सोस्मोसिस में क्या रहता है? सॉल्वेंट निकल के बाहर जा रहा है, सेल श्रिंकिंग वाला केस है। तो इसमें हेमोलिसिस और प्लाज्मोलिसिस एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के ही एग्जाम्पल है। क्लियर है? ठीक है, डन है बच्चा? फिर आता है अब एक, ये एग्जाम्पल है, ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन है।
Why salt water fish die when they are suddenly transferred to fresh water aquarium? अगर तुम सॉल्ट वाटर फिश को पकड़ो और सीधा एकदम से फ्रेश वाटर में डाल दो कि नहीं भाई वहां गंदगी बहुत थी या तुझे साफ सुथरे पानी में रखूं, तो वो मर जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होगा? उसके ब्लड में सॉल्ट होगा, शायद कुछ ऐसा होगा। देखो, जब तक वो किसी सॉल्ट वाटर के अंदर थी, सॉल्ट वाटर के अंदर अगर जो फिश ने सरवाइव किया हुआ था, इसका मतलब ना तो उसकी बॉडी के अंदर पानी आ रहा था बाहर से, ना उसकी बॉडी से बाहर जा रहा था। कंसंट्रेशन लेवल जो सॉल्ट वाटर के साथ होगा वो सिमिलर होगा। लेकिन अब हमने क्या किया, उस हाई कंसंट्रेटेड बॉडी वाटर के साथ, क्योंकि हाई कंसंट्रेटेड बॉडी वाटर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसका सॉल्ट वाटर जो सी वाटर था जहां से भी हम निकाल के लाए, उस वाटर के साथ कंसंट्रेशन उसकी इक्विलिब्रियम में थे, सेम था, तभी वो वाटर का ट्रांसफर किसी तरीके का ऑस्मोसिस नहीं हो रहा था। लेकिन अब उसको, मछली को उठाया हमने और प्योर वाटर में डाल दिया। प्योर वाटर क्या हुआ? प्योर सॉल्वेंट। बॉडी के अंदर क्या है? कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्ट की, तो वाटर क्या जाएगा? प्योर सॉल्वेंट से निकल के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो कि उसकी बॉडी शेल है, उसके थ्रू होते हुए, पूरी बॉडी लेयर के थ्रू होते हुए उसके अंदर एंटर कर जाएगा। तुम्हें खुशी होगी कि मछली मोटी हो रही है, लेकिन वो मोटी नहीं हो रही होगी, ठीक है? तो उसके वजह वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? वो मर जाएगी। ये समझ में आया है? तो हमारे पास क्या है? ऑस्मोसिस tries to equalize the concentration of water in the solution both in the cell of fish and the surrounding water. Water from aquarium passes through the cell membrane causing them to expand and get ruptured. तो सेल बेसिकली उसके रप्चर हो गए, टूट गए, मर गए, तो वो बेचारी फिर सर्वाइव ही नहीं करेगी उस सिचुएशन में। क्लियर है ये बात? अब आता है बच्चा रिवर्स ऑस्मोसिस। ध्यान दो जरा, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? आरओ। आरओ पता है क्या होते हैं? हम कहते हैं आरओ लगवाना है, पानी प्योरीफायर करके पीना है। तो जो हमारे पास आरओ है, बेसिकली आरओ वाटर जो हम पी रहे हैं, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस के बेसिस पे ही वो काम करते हैं। वो टेक्नोलॉजी रिवर्स ऑस्मोसिस है, इसलिए हम उनको आरओ आरओ कहते रहते हैं कि आरओ लगवाना है। तो आरओ है क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो, ऑस्मोसिस में क्या था भाई? ऑस्मोसिस में था साफ पानी क्या हो रहा था? अगर ये प्योर वाटर था तो प्योर वाटर गंदे पानी में जाके मिक्स हो रहा है। सोचने वाली बात तो यही है। यहां पे अगर ये मैंने क्या लिखा था कि ये मेरे पास अगर प्योर सॉल्वेंट है, अगर ये प्योर सॉल्वेंट है तो ये सॉल्यूशन में जाके मिक्स हो रहा है, मतलब साफ पानी गंदे पानी में मिक्स हो रहा है। हमारा एक्चुअल यूसेज तो तब है ना जब गंदे पानी से मैं साफ पानी निकाल सकूं। दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस में हो रहा है उसका उल्टा काम करना है हमें। यही काम हुआ कि नहीं? तो अब क्या करते हैं? ये ऑस्मोसिस हो क्यों रहा था? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस था, है ना? यही था ना, ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के कारण ऑस्मोसिस हो रहा है। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग है, इसका अलग है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट था। मैं एक काम करता हूं, बाय एक्सटर्नल मीन्स, किसी टेक्नोलॉजी, किसी तरीके से, किसी भी इक्विपमेंट की हेल्प से इस तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता हूं। अगर मैं इधर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दूंगा तो यहां से अब सॉल्वेंट उधर निकल के जाना शुरू कर देगा कि नहीं? एंड दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इस डायग्राम पे ध्यान दो बच्चा। ये क्या हो रहा है? ये फ्रेश वाटर था, ये सॉल्ट है। नॉर्मल कंडीशन में वाटर मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, होता ही है। रिवर्स ऑस्मोसिस में अब मैं यहां पर जहां सॉल्ट वाटर है उस तरफ एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई कर देता हूं, साथ में पाए, दैट इज जो मेरा अप्लाइड प्रेशर है वो इनके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर के इन्फ्लुएंस में इस सॉल्ट वाटर में से प्योर सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता हुआ फ्रेश वाटर में ऐड होता रहेगा और ये फ्रेश वाटर हम यूज करते रहेंगे। दैट्स हाउ वाटर प्यूरिफायर्स वर्क। समझ में आई ये बात? ये तो ये हमारा आरओ का प्रोसेस है। क्लियर है बच्चा? रिवर्स ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ solvent through a semi-permeable membrane from solution to pure solvent by applying excess pressure on the solution is called reverse osmosis. Done है? When pressure greater than osmotic pressure is applied on the salt water side semi-permeable membrane of semi-permeable membrane, the pure water flows from the salt water to pure water, hence pure water is obtained. Clear है बच्चा? किसी को परेशानी? ठीक है।
इसी के साथ हमारा थ्योरेटिकली पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ये फाइनल लेक्चर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक और आएगा, और उससे पहले ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो तुम्हें करके रखने हैं, और ये फिर कॉलिगेटिव के बाद नॉर्मल अब नॉर्मल मोलर मासेस के साथ लास्ट लेक्चर होगा हमारा इसका, जिसमें फिर ये पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ जी, कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता सिर्फ ऑस्मोसिस, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो आ जाता है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर कब आया था, एक बात समझो, यहां से, अब इसको समझना है एक बार, अगर यहां से हम क्या बात कर रहे हैं बच्चा, लिक्विड मूव करेगा, ठीक है, यहां से लिक्विड जाएगा और सॉल्ट वाटर के अंदर एंटर करेगा, तो यहां से एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा कि नहीं? तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे इस प्रेशर के अगेंस्ट अपनी ओर से एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करता हूं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा। तो क्या मतलब, तो यहां पे अगर जो प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर है तो क्या होगा, यहां से ये प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं? देखो, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन की वजह से हो क्या रहा था, when the two solutions are in contact with each other with the help of semi permeable membrane due to the difference in the concentration, जहां पे लोअर कंसंट्रेशन है उस साइड से सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। जब मूव करेगा तो क्या हो रहा होगा, कोई चीज अगर एक तरफ से दूसरी तरफ आ रही है तो उस तरफ का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था, और उसी प्रेशर के साथ सॉल्वेंट इस तरफ आ रहा था, और वही जिस प्रेशर के साथ सॉल्वेंट इधर आ रहा था वो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह हमने ऑब्जर्व किया था। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ नहीं, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ रिलेट करूं तब भी तो यही है। तो मुझे इस प्रेशर के अगेंस्ट प्रेशर लगा देना है, किस साइड लगाऊं, लेकिन सॉल्यूशन की साइड, ताकि सॉल्यूशन में अगर मैं इस इम्प्योर सॉल्यूशन के अंदर, इम्प्योर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई कर दूंगा तो इस प्रेशर से ज्यादा लगा रहा हूं तो इधर को हमारा ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो अपने आप नहीं हो सकता, हमें एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके करवाना पड़ रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आई ये बात? पक्का? चलो, इसी के बेसिस पे बच्चे ये न्यूमेरिकल्स हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस करके रखने हैं, समझ के रखने हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगला टॉपिक करके पूरा फिर ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। बाय।